बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आपका वेलकम है। क्विक रिव्यू में आज हम करंट अफेयर्स में बात करने लगे हैं जी मई 9 की, ठीक है। और बात करेंगे कि मई 9 जो है क्या था और इसके एक साल के बाद अब हालात क्या हैं और इससे मुताल्लिक जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे और समराइज करेंगे इन एक सालों को और देखेंगे कि भाई इन एक सालों में जो है वो क्या क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर, या खास करके हम स्टार्ट करेंगे 2022 से, ठीक है। और देखेंगे कि 2022 से जो सिलसिला स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये पाकिस्तान को किस साइड पे लेके जा रही है और कहां जा रही है। अ टाइमलाइन ऑफ पॉलिटिकल सर्कस, ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सर्कस है, ठीक है, आप तमाशा देख रहे हैं अल्टीमेटली और पूरी दुनिया भी देख रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, अ ईयर सिंस पाकिस्तान मई 9 रॉयट्स, कि एक साल जब गुजर गया तो अब जहां पे मामलात कहां पे खड़े हैं और कैसे जो है वो आगे जा रहे हैं, इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन लेते हैं और देखते हैं कि मई 9 क्या है। बेसिकली आपको पता है कि मई 9 क्या है, कि मई 9 को क्या हुआ कि भाई इमरान खान साहब को जो है वो अरेस्ट किया गया, ठीक है। और इमरान खान को अरेस्ट किया गया ऐसे तरीके से जिसके नतीजे के तौर पे हमने देखा कि भाई प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई, ठीक है, एहतजाज स्टार्ट हुआ। और वो जो एहतजाज था वो एहतजाज जो है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर जी, वो एहतजाज कन्वर्ट हो गया बहुत ज्यादा वायलेंट जो है प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो गया। और उसके नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि भाई यहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो है वो अटैक किया गया और शहीदों की यादगारों को जो है निशाना बनाया गया। और इसमें हमें दो मौक़िफ़ देखने को मिलते हैं, एक साइड पे जो है वो पीटीआई का मौक़िफ़ है, एक साइड पे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है या हुकूमत का मौक़िफ़ है। अब एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि ये सब पीटीआई ने जानबूझ के प्री प्लान करवाया और उन्होंने वो किया जो दुश्मन भी कभी नहीं कर सका। तो वो कहते हैं भाई ये बगावत है, ठीक है, ये गदर है 1857 वाला, ठीक है। तो ये क्या है, वो कहते हैं भाई ये गदर है, बगावत है जो पीटीआई ने की है इदारों के खिलाफ ही। और दूसरी साइड पे पीटीआई ये कहती है कि ये पहले से प्री प्लान था, हमने तो भाई प्रोटेस्ट करनी थी क्योंकि उन्होंने जानबूझ के, उन्हें पता था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हमने ऐसी नहीं करनी थी। तो उन्होंने जानबूझ के ऐसे एलिमेंट शामिल किए जिन्होंने इसको जो है वायलेंट किया और ये पूरे का पूरा सिलसिला जो है वो आगे बढ़ा। तो बेसिकली मई 9 को क्या हुआ, मई 9 2024 को यहां पर अगर हम देखते हैं, सॉरी 2023 है, तो 2023 को हम ये देख रहे हैं कि भाई इमरान खान साहब को जो है वो अरेस्ट किया गया, ठीक है। और उसके बाद जो है दंगे फसाद स्टार्ट हो गए और उसमें खास करके मिलिट्री की जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट किया गया और जो पब्लिक लाइफ और प्रॉपर्टी है उसका शदीद लॉस हुआ, फाइनेंशियल डैमेज हुआ और जो पाकिस्तान की इमेज का डैमेज हुआ उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। अगर इमरान खान साहब की अरेस्ट और पब्लिक इलेक्शन की बात करते हैं तो अब इमरान खान साहब की जो अरेस्ट की गई वो अलकादे ट्रस्ट के अंदर की गई जी। अलकादे ट्रस्ट जो नैब ने क्योंकि इनको अरेस्ट किया था और नैब ने ये कहा कि भाई ये जो अलकादे ट्रस्ट बनी है, जो यूनिवर्सिटी बनी है, ये यूनिवर्सिटी जो है इसके जो पैसे हैं वो इलीगल है, तो इस वजह से जो है ये कहा गया और इनको अरेस्ट किया गया। जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यहाँ पे या पीटीआई का ये है कि भाई हमने जो है वो एक तरीक़ाकार इस्तेमाल किया, प्रॉपर वेज यूज किया, सिर्फ हमने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे मंगवाए जिस वजह से हम पे ये केस बना या जानबूझ के बना रहे हैं। तो वो आपको पता है पाकिस्तान में ये सिलसिला लगा रहता है। और उसके बाद पीटीआई के जो सपोर्टर्स वगैरह हैं उन्होंने प्रोटेस्ट की, वो सारे का सारा सिलसिला जो है बहुत ही दूसरी साइड पे चला गया जहां पे हमने देखा कि मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा। डैमेज एंड लॉसेस की बात करते हैं अगर इन रॉयट्स के अंदर ये जो पूरे के पूरे दंगे फसाद हुए तो देखिए इसमें पब्लिक बिल्डिंग्स को और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो है नुकसान पहुंचा, यानी जो सरकारी इमारतें थी या खास करके सरकारी इमारतों में भी अगर हम कहें सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचा तो ये हकीकत है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो है जितनी भी थी, जो बेसिस थी या जो मुजस्मे वगैरह थे जो आपने देखे कि जैसे जो है वो शेर खान का मुजस्मा है, ठीक है जी, कर्नल शेर खान शहीद जो हैं, या इसी तरह से बाकी जितने भी हैं उन सबको जो है नुकसान पहुंचाया गया। मियां वाली एयरबेस के ऊपर जहाज को जला दिया गया जो बाहर वहां पे मौजूद था डमी के तौर पे। इसी तरह से पेशावर में जो है वो जलाओ गिराव किया गया, तो इससे फाइनेंशियल लॉसेस हुए, ठीक है, स्टेट के भी और आर्मी के भी। अब मिलिट्री का ये स्टैंड था इसके ऊपर मई 9 के ऊपर कि ये सारे का सारा सिलसिला एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड अटैक का मतलब ये है कि मिलिट्री ने ये कहा कि उन्हें पता था, यानी पीटीआई को पता था कि हम उन्हें अरेस्ट करेंगे, तो वो पहले से उनकी जो लीडरशिप है या इमरान खान साहब जो हैं वो पहले से बता चुके थे कि भाई आपने कहां पे किन किन जगहों पे कैसे कैसे जो है वो अटैक करने हैं। तो उन्होंने पहले से बताया हुआ था कि आपने आर्मी के खिलाफ ही जाना है और उनकी जो है वो उनको जाके टारगेट करना है। तो इसलिए वो कहते हैं ये कोऑर्डिनेटेड अटैक था। जबकि दूसरी साइड पे पीटीआई ये कहती है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये उन्हीं के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के हों या हुकूमत के हों, पीडीएम गवर्नमेंट जो उस टाइम पे थी, ये उनके एलिमेंट्स हैं जिन्होंने जो है ये सारे का सारा सिलसिला जो है वो किया।
अब आगे बढ़ने से पहले जो है हम क्या करते हैं कि एक टाइमलाइन लेते हैं और उस टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चले कि 2020 से लेके 2024 तक के जो इवेंट्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे फैली, कहां से स्टार्ट हुई। तो सिलसिला 2020 से स्टार्ट होता है सबसे पहले जी, और 10 अप्रैल को आपको पता है क्या होता है जी, 10 अप्रैल को सबसे पहले जो है वो नो कॉन्फिडेंस जो है इमरान खान साहब के खिलाफ आती है पार्लियामेंट के अंदर, और इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत से चले जाते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो थे वो खत्म हो गए। उसके बाद क्या हुआ, शहबाज शरीफ साहब जो है वो पीडीएम के नाम के ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब इमरान खान साहब इल्जाम ये लगाते हैं या पीटीआई कि भाई ये यूनाइटेड स्टेट्स ने करवाया, और वो ये कहते हैं कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन था, ठीक है जी। इसको आरसीओ का नाम दिया गया कि ये एक पूरा ऑपरेशन था। इसका मतलब किसने किया, ऑपरेशन मिलिट्री ने किया। यानी ये पीटीआई कह रही है ना कि भाई मिलिट्री ने एक पूरा ऑपरेशन किया रिजीम चेंज का और मेरी हुकूमत गिरा दी और ये पूरा प्रोसेस चला, जबकि यूएस जो है इसको डिनाई करता है, ठीक है। और पीटीआई ये कहती है नहीं भाई साइफर आया और साइफर के अंदर ये कहा गया कि इमरान खान को हटाओ नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं जी अक्टूबर 21 को क्या होता है, मजीद इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर देता है, ठीक है, पार्लियामेंट की मेंबरशिप से। यानी पहले उनको हुकूमत से हटाया, फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया पार्लियामेंट से करप्शन चार्जेस के ऊपर, और खास करके तोशा खाना का टारगेट बना के उन्होंने जो है वो इन्होंने क्या किया जी, पार्लियामेंट की मेंबरशिप इनकी खत्म कर दी। फिर नवंबर 3 2022 को हम देखते हैं कि इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च लेके आ रहे होते हैं लाहौर से, ठीक है, और उस लॉन्ग मार्च में जब वो वजीरिस्तान पहुंचते हैं तो वजीरिस्तान में उनके काफिले के ऊपर जो है वो हमला कर दिया जाता है पंजाब के अंदर, और सॉरी वजीराबाद के अंदर। तो वजीराबाद सिटी के अंदर जो है उन पे हमला होता है और वहां पे जो है उनको 4 गोलियां लगती है, पीटीआई के मौक़िफ़ के अकॉर्डिंगली कि 4 गोलियां लगती हैं, और इस तरह से 2-3 हमलावर मल्टीपल प्लेसेस जो है वो अटैक कर रहे होते हैं। फिर आपने देखा कि खुद ही जिसने गोलियां चलाई एक बंदा आ गया, उसने कहा भाई मैंने मजहब के नाम के ऊपर चलाई क्योंकि उन्होंने मजहब की तौहीन की थी, ठीक है। तो हम इस तरह से देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो उसके बाद हम अब ये सिलसिला देखिए इसी तरह से आगे जारी है। अब 2020 में तो हमने देख लिया 2022 के अंदर क्या हुआ, फिर 2023 के अंदर अगर हम देखते हैं तो मई 9 को जो है मई 9 को करप्शन केस के ऊपर जो है इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अरेस्ट किया जाता है। तो यहां से सारा सिलसिला स्टार्ट होता है। पहले 2022 के अंदर यानी इमरान खान साहब को पावर से उतारा जाता है, 2022 के अंदर ये सारे का सारा सिलसिला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से स्टार्ट होता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसके बाद जब पावर से उतरे तो आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए परेशानियां स्टार्ट हो गई, और फिर करप्शन केस के अंदर जो है उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बहुत ही बेईमाना तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अरेस्ट किया गया, जो कि वाकई में एक वज़ीर-ए-आज़म की शान शान नहीं था कि इस तरह से अरेस्ट किया जाता, लेकिन उन्हें किया गया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं जी कि 11 मई को जो है उनका चैलेंज कर दिया गया पीटीआई की तरफ से कि भाई इन्हें क्यों अरेस्ट किया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि ये जो अरेस्ट है ये इल्लीगल है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अरेस्ट इल्लीगल है। अब यहां पे पीटीआई का स्टैंड ये बनता है या वो ये कह रहे हैं कि देखिए भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये अरेस्ट इल्लीगल है जो आपने 9 तारीख को किया, 9 मई को, इसका मतलब 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी रिस्पांसिबिलिटी किसके ऊपर है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी इदारों के ऊपर है कि इदारे अगर ये ना करते तो अल्टीमेटली ना 9 मई होता ना ये सारे सिलसिले होते। अगर वो मैंने करवाया भी है तो ये इनका मौक़िफ़ है, ठीक है, तो ये इल्लीगल हुआ। लेकिन बावजूद इसके आपको पता है छोड़ा नहीं गया, उनके ऊपर बाकी केसेस जो है स्टार्ट हो चुके थे और एक सिलसिला जो है स्टार्ट हो गया। फिर मई 17 को क्या हुआ जी कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसने कहा कि भाई मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू ट्रायल किया जा सकता है, ठीक है। यानी जो लोग मई 9 में पकड़े गए उन्हें कहा कि आर्मी ने कहा कि क्योंकि उन्होंने आर्मी के खिलाफ बगावत की है या आर्मी के इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया, और ये भी साथ कहा जा रहा है कि शायद के अंदर से भी आर्मी के कुछ लोगों को जो है आपने देखा कि उन्हें भी फारिग किया गया। तो इसका मतलब ये है कि फिर उनको अब मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू जो है हम सजा देंगे। तो वो तब भी होगा, पॉसिबल होगा जब हुकूमत उसको अलाउ करेगी। तो हुकूमत को से इजाजत ली कि उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। फिर 5 अगस्त को इमरान खान साहब जो अरेस्ट थे पहले से, ठीक है जी, पहले से अरेस्ट उनको 3 साल की जो है वो सजा सुनाएगी। ये जो तोशा खाना केस है उसके अंदर, ठीक है, इस्लामाबाद के अंदर ही जो है वो 3 साल की इनको यहां पे सजा हुई। उसके बाद हम देखते हैं जी 6 अगस्त को जो है वो इमरान खान जो है उनसे 5 साल जो है कहा जाता है कि 5 साल के लिए वो किसी भी असेंबली के मेंबर वगैरह नहीं बन सकते, क्योंकि जो है वो पहले से इलेक्शन के अंदर ये प्रोसेस चल रहा था। तो उन्होंने 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया इमरान खान साहब को। फिर 14 अगस्त को हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, पीडीएम की जो गवर्नमेंट है वो चली जाती है, और अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो बनके सामने आते हैं, और इलेक्शन की एक राह हम देखते हैं हमवार होती है। फिर 20 अगस्त को क्या होता है जी, शाह महमूद कुरैशी साहब को पकड़ लिया जाता है साइफर केस के अंदर कि भाई साइफर केस में उन्होंने क्यों जो है वो पब्लिक किया उसे, और क्यों जो है पब्लिक को दिखाया, हालांकि वो स्टेट का एक सीक्रेट था ये कहा गया। और साइफर केस आपको पता होगा कि क्या है कि भाई यूएस से जो है वो एक साइफर आया जिसके अंदर ये कहा गया कि अगर आपने इमरान खान को ना हटाया तो आपको इसके कंसिक्वेंसेज होंगे, ठीक है। और ये इमरान खान साहब का कहना है कि साइफर के अंदर ये लिखा हुआ था।
और वो इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि भाई मैं रशिया चला गया और मैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता था। तो ये पीटीआई का स्टैंड है। अब उसके बाद 24 अक्टूबर को क्या हुआ कि 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का जो एक बेंच है वो मिलिट्री ट्रायल्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो करार दे देता है। अब यानी कि स्टार्ट हुए, हुकूमत ने इजाजत दे दी कि भाई आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल करें, लेकिन वो जो है वो चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है उन्होंने कहा जी कि भाई ये इलीगल है, आप सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं कर सकते। ये पहला स्टैंड था, जबकि आपको पता है बाद में फिर उन्होंने अलाउ कर दिया था। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 21 नवंबर को जो है वो क्या हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने इमरान खान साहब को जो जेल के अंदर जो ट्रायल था उसको इलीगल करार दे दिया साइफर के। तो वो सिलसिला वहां पे खत्म हो गया जो चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल वो जेल के अंदर ही है। फिर 14 दिसंबर को क्या हुआ कि 6 मेंबर्स का एक बेंच जो है उसने क्या किया जी, उसने सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसको अपहोल्ड किया और ये कहा कि गवर्नमेंट जो है वो अक्टूबर 24 की जो रूलिंग है उसको उन्होंने मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल को उन्होंने जो है खत्म कर दिया और मई 9 को उन्होंने इसी तरह से सिलसिला जारी रखा कि भाई ये एक्यूज जो है आप इन्हें आगे लेके जा सकते हैं। फिर 2024 में हम ये देखते हैं कि 2024 में जनवरी 13 को खास करके क्या होता है जी कि भाई इलेक्शन की तरफ अब चीजें जा रही थी। तो इमरान खान साहब से जो सिंबल है बैट का वो ले लिया जाता है उनकी पार्टी से और उनकी पार्टी के उम्मीदवार जो है वो आजाद हैसियत से जो है इलेक्शन लड़ने की तरफ जाते हैं। फिर हम 30 जनवरी को देखते हैं कि इमरान खान साहब को पहली सजा सुनाई जाती है, यहां पे मेजर सजा जिसमें 10 साल के लिए साइफर केस के अंदर ने जो है सजा सुना दी जाती है। फिर 31 जनवरी को हम देखते हैं उनकी वाइफ को और उन्हें जो है वो तोशाखाना केस के अंदर 14 साल की सजा सुना दी जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट सजा जो है वो उन्हें इद्दत के केस के ऊपर सुनाई जाती है 7 साल की। ये बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों को मैरिज केस के ऊपर सुनाई जाती है और इसी दौरान जो है वो 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाते हैं। अब 8 फरवरी को इलेक्शंस होते हैं और उसके तौर पर जो है वो आपने देखा कि भाई जो नई गवर्नमेंट बन गई है तो पीटीआई ये कहती है कि भाई ये इलेक्शन की रिगिंग हुई, धांधली हुई, जीते हुए हम थे लेकिन फॉर्म 45 के अकॉर्डिंगली हम जीते, ठीक है। जबकि फॉर्म 47 जो बनाए गए, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ने बनवाए, जो इदारों ने बनवाए हैं, तो वो सारे के सारे इन्हें जितवा दिया गया। तो वो इल्जाम भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गया इलेक्शन की धांधली का पीटीआई की तरफ से। अच्छा, अब यहां तक हम देख रहे हैं कि भाई इलेक्शन के बाद फिर क्या हुआ, एक नया सिलसिला स्टार्ट हो गया। फिर 13 फरवरी को जो पीएमएल एंड पीपीपी जो है इन्होंने फिर जो है वो अपना कोलिजन का ऐलान कर दिया कि भाई हम आगे गवर्नमेंट बनाएंगे। और उसके बाद अप्रैल 1 को क्या हुआ कि भाई जो जेल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा उसने क्या किया जी, सस्पेंड कर दिया इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो तोशाखाना केस की जो एक पूरा सिलसिला चला आ रहा था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, यानी पहली सजा जो थी वो यहां पे सस्पेंड होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद मई 8 को जो है वो आपने देखा कि बुशरा बीबी जो है उनको उन्होंने एक एप्लीकेशन दी हुई थी कि भाई मुझे बनी गाला से वापस जो है वो, क्योंकि बनी गाला में अरेस्ट थी, हाउस अरेस्ट थी, तो उन्हें कहा गया कि भाई मुझे अडयाला जेल में भेज दें क्योंकि कोई जहर दी गई है, ये जो भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है मौकफ, तो उनको अडयाला जेल में शिफ्ट कर दिया। तो फिलहाल ये हम देखते हैं कि 2022 से लेके 2024 तक का ये सिलसिला जो है हम ये देख रहे हैं कि कैसे चला आ रहा है, जिसके अंदर मुसलसल जो है ट्रायल हो रहा है और सिलसिले जो है चल रहे हैं, कभी अदालत हाँ कर रही है कभी ना कर रही है। इसी दौरान आपने देखा पहले मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो ना कर दिया गया, लेकिन बाद में फिर से काजी फाइजा साहब जो है उन्होंने कहा हाँ भाई सिविलियन के ट्रायल्स हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो है वो हमले किए, तो इस तरह से दोबारा से अलाउ हुआ है। और इस टाइम पे कहा जा रहा है कि 80 के करीब जो लोग हैं उनका मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हो रहा है, ठीक है, जिसकी में आपने देखा कि भाई आइन के अंदर भी जो है वो कुछ तरमीम की गई। अब मिलिट्री ट्रायल्स ऑफ सिविलियन की बात करते हैं, जो इस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही है और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात किया जा रहा है कि भाई जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल कहां पे होगा जी, मिलिट्री के अंदर होगा। और क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या बगावत जो की है वो मिलिट्री के खिलाफ थी, ठीक है, जाहिर बात है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचा है इसलिए। अब इसके ऊपर जो लीगल प्रोविजंस हैं, अगर पाकिस्तान आर्मी एक्ट है उसके अंदर कुछ तरमीम करने की कोशिश की गई, क्योंकि उसके तहत सजा दी जाती है और सिर्फ आर्मी पर्सन को दी जाती है। या फिर खास करके जो 2014 के अंदर जो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन ज़र्ब अस्ब से, ठीक है, आपको पता है, तो ये जो ऑपरेशन ज़र्ब अस्ब था उसमें मिलिट्री जो है वो कोर्ट्स बनाए गए थे और उसमें ये कहा गया था कि भाई ये सारे का सारा जो ट्रायल है वो मिलिट्री के अंदर होगा दहशतगर्दी के मुकदमे के तहत। तो ये भी दहशतगर्दी का मुकदमा, दहशतगर्दी कही गई, तो इसलिए उन्होंने कहा। फिलहाल आपको पता है कि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी और डिबेट चल रही है कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, सिविलियंस के जो ट्रायल है वो नहीं हो सकते। अब यहां पे क्वेश्चन ये पैदा होता है जो कि डिबेटेबल है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात की गई कि भाई मिलिट्री ने ये कहा, आर्मी का अगर हम मौकफ देखते हैं तो वो ये कहती है कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, ठीक है ना, यानी ये कौमी मफाद की बात है, तो कौमी मफाद के खिलाफ क्योंकि ये सारे लोग गए, पीटीआई के लोग या प्रोटेस्टर्स जो हैं, इसलिए अल्टीमेटली हम अब कौमी मफाद के खिलाफ इन्होंने दहशतगर्दी की है तो हम इनका मिलिट्री ट्रायल करेंगे। अब दूसरी साइड पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि
सिविलियन जो लिबर्टीज हैं वो कहां पे हैं, यानी जो आम लोग हैं उनकी जो आजादी है वो आजादी इससे सल्ब हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे ये डिबेट है कि इदारे ये कह रहे हैं, सिविलियन इदारे ये कह रहे हैं या इंटरनेशनल लॉज ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो इस तरह से सिविलियंस का नहीं ट्रायल कर सकते, जबकि ये कहते हैं कि भाई हम करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया है। जैसे यहाँ इस पिक्चर के अंदर आप देखिए तो आपको नजर आ रहा है कि भाई ये गवर्नर हाउस लाहौर है, ठीक है, जिसके ऊपर जिसके अंदर आग लगाई गई गवर्नर हाउस के अंदर, और सबसे ज्यादा जो है इसको पहले गवर्नर हाउस कहा जाता था, अब आप सुन रहे हैं आजकल जो है वो जिन्ना हाउस के नाम से इसको जो है वो याद किया जा रहा है। तो पर्सनल अकाउंट्स फ्रॉम लाहौर कैंट, आपने देखा कि लाहौर कैंट के बाहर ये आपने टैंक के मनाजिर भी देखे, वहां पे जिस टाइम पे पीटीआई इंटर हो रही थी तो एक पूरे जंग का माहौल था और जो है वो टैंक वगैरह हमने वहां पे देखे किस तरह से जो है वो सामने आए। तो इस तरह से ही कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने खुद जानबूझ के ये मौका प्रोवाइड किया कि इनको जलाया जा सके। तो ये दो मुख्तलिफ हमें स्टैंड जो है देखने को मिलते हैं। इंपैक्ट ऑन फैमिलीज ऑफ अक्यूज, अब इस दौरान आपने देखा कि इस 1.5 साल के दौरान सबसे जो बड़ा जो क्राइसिस हुआ उसमें आपने देखा कि जो पीटीआई के लोग शामिल थे, ठीक है, जो शामिल थे या नहीं थे, पूरी की पूरी जो पार्टी है पीटीआई की, ठीक है जी, पूरी पार्टी के ऊपर उन्होंने क्या किया जी, क्रैकडाउन किया, और उस क्रैकडाउन के तौर पे उनकी फैमिलीज जो हैं उनको भी अरेस्ट किया गया और उनके लिए भी बहुत ज्यादा हालात जो है मुश्किल कर दिए गए, ठीक है, और चीजें बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इससे उन्हें इमोशनल और फाइनेंशियल लॉस हुआ, उनके घर तोड़े गए, उन्हें जगह जगह से पकड़ा गया, जो इन्वॉल्व थे वो या जो नहीं थे उनकी फैमिलीज को पकड़ा गया ताकि जो भागे हुए हैं वो वापस आ सके। और मिलिट्री कोर्ट्स और कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इस टाइम पे ये प्रोसेस सारे का सारा चल रहा है और इसकी डिटेंशन वगैरह जो है वो हो रही है, लेकिन अब ये कैसे आगे बढ़ेगी, इसमें क्या कंडीशंस होंगी। अब उस टाइम पे भी इन्होंने देखा कि चीजें काफी ज्यादा मुश्किल थी, तो इसलिए जो है इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स भी की थी कि भाई किसी तरह से इस प्रोसेस को रोका जा सके, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या किया जी, आपने देखा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसमें तरमीम की गई और ट्रायल किए गए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, क्योंकि सारे के सारे तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये 1921 का था, जो गोरों का बनाया हुआ था, इसके अंदर जो है तरमीम की गई ताकि सिविलियंस जो है उनका ट्रायल किया जा सके। तो अब उसके बाद फिर ये सिलसिला चला, उसमें फिर आपने देखा कि तरमीम तो कर दी गई लेकिन फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। और फिर आपने देखा कि आरिफ अलवी साहब जो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सिग्नेचर ही नहीं की इसके ऊपर और ये पता नहीं कैसे जो है बिल पास हो गए। कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स एंड लीगल चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो दो अमेंडमेंट्स हुई हैं आर्मी के एक्ट के अंदर, जो है जो अमेंडमेंट हुई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर, ठीक है, ये तो प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा कि भाई मैंने तो इस पे साइन किया ही नहीं है, तो ये किसने साइन कर दी और कैसे पास हो गया। तो वो खैर आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो सब हो ही जाता है। तो इस तरह से ये मिलिट्री लॉज जो है उसके अंदर चेंजिंग करके तो इनका ट्रायल जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं जी सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्वमेंट की और डिसीजंस की, तो पहले जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ठीक है, कि भाई ये जो मिलिट्री ट्रायल है ये पॉसिबल नहीं है सिविलियंस के, लेकिन उसके बाद जब दोबारा से रिव्यू पिटीशन हुई तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने कहा हाँ भाई आप जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो है वो हमला किया। तो इस तरह से दोबारा से जो है वो सिलसिला चला, लेकिन अभी भी ये डिबेट उसी तरह से चल रही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई क्या मिलिट्री जो है वो सिविलियंस का ट्रायल कर सकती है या नहीं कर सकती। तो ये सिलसिला अभी भी जो है वो उसी तरह से जारी है। अब करंट स्टेटस और इंप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे करंट स्टेटस में आपने देखा कि क्या हालात चल रहे हैं कि फिलहाल जहां से सिलसिला शुरू हुआ था हम तो ये देख रहे हैं कि वहीं पे चीजें रुकी हुई हैं, ठीक है। वहीं पे चीजें कैसे रुकी हुई हैं कि इसकी जो इंप्लीकेशंस हैं वो बहुत सिवियर हैं। आपने देखा कि अभी तक जो है वो पीटीआई जो है और पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट जो हालात बने हुए हैं वो आप देख रहे हैं कि वैसे ही हैं कि पीटीआई इस टाइम पे फुल टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। वो कह रही है भाई एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, और अगर ये पॉलिटिक्स के अंदर रोल प्ले करेगी तो हम इसको तनकीद का निशाना भी बनाएंगे। दूसरी साइड पे एस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि भाई हम किसी ऐसी पार्टी को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो कि एंटी पाकिस्तान है, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एंटी पाकिस्तान जो है ये बागी पार्टी का नाम दिया जा रहा है पीटीआई को, जबकि पीटीआई ये कह रही है कि भाई आप सबूत दें। तो ये सिलसिला अभी भी उसी तरह से चल रहा है। अब इसके फ्यूचर इंप्लीकेशंस अगर हम पाकिस्तान के लिए देखते हैं तो पाकिस्तान में इसके दो फ्यूचर इंप्लीकेशंस होंगी। पहली तो ये कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जिस तरह से आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके 6 जजेस ने जो है वो लेटर लिखा है कि भाई जो एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं, इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं। तो ये जो एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर बातचीत हो रही है। तो उसका मतलब ये कि हमारा जुडिशियल सिस्टम इस टाइम पे शदीद क्राइसिस का शिकार है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में अगर जुडिशियल सिस्टम जो है वो अपने आप को बेहतर नहीं करता, ये इसी तरह से रहता है, तो इसकी सबसे बड़ी जो इंप्लीकेशंस है वो जुडिशियल सिस्टम के ऊपर होंगी। और जो थर्ड पिलर है रियासत का, ठीक है जी, 3 पिलर है रियासत की, जाहिर बात है, तो उसमें से अगर थर्ड पिलर मौजूद ही नहीं होगा, पहले 2 एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव है ये ऑलरेडी जो है प्रेशर के अंदर है। यहां हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कभी भी इन्होंने फैसले नहीं किए, थर्ड पावर नहीं किए। तो अब अगर जुडिशियल सिस्टम भी इन्हीं के अंडर आता है तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। इसी तरह से जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं वो हमारे 76 ईयर्स से हमने देखा कि बैलेंस कहीं पे नहीं बना। तो अब भी हम ये देख रहे हैं कि फिलहाल ऐसे ही जा रहा है। अगर फ्यूचर में भी ऐसा रहा तो उसके इंप्लीकेशंस पाकिस्तान के लिए होंगे। जस्टिस एंड पावर इन पाकिस्तान की अगर बात
करते हैं तो फिलहाल आपने देखा पाकिस्तान के अंदर जो है रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज हमें पिछले 1-1.5 साल में देखने को नहीं मिली, और ये हकीकत है, चाहे वो NTPTI हो या जो भी हो, जैसा भी सिलसिला हो, आपने देखा कि हमें वो नहीं देखने को मिला। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे, जो आईनी हुकूक थे, वो हमें यहां पे देखने को नहीं मिले फिलहाल कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे काम कर रहा है 1973 का या नहीं कर रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है लीगल प्रोसेस के अंदर, खास करके इस टाइम पे आप देखें पब्लिक ओपिनियन क्या है, ठीक है जी। अब पब्लिक ओपिनियन का पता चलाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? इलेक्शन। कि भाई इलेक्शन के बिना आप कभी भी पब्लिक ओपिनियन नहीं जान सकते। आप सर्वे करवा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन इलेक्शन के बिना आप नहीं जान सकते। तो पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंगली चीजों को जो है वो फॉर्म करना चाहिए। लेकिन जाहिर बात है, जब इलेक्शंस भी फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चंस पैदा होंगे, और क्वेश्चंस क्या पैदा होंगे कि भाई हाउ कैन अ कंट्री इंश्योर फेयर ट्रायल्स व्हाइल आल्सो प्रोटेक्टिंग स्टेट इंटरेस्ट। कि कैसे जो है, क्वेश्चन ये है कि भाई फेयर इंटरेस्ट जो है, फेयर ट्रायल भी हो जबकि स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं, जो कौमी मफाद हैं, उनको भी नुकसान ना पहुंचे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट रोल शुड द इंटरनेशनल कम्युनिटी प्ले इन केसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या यहां पे रोल प्ले कर सकती है, उसको हम देख सकते हैं। या इंडिपेंडेंट जुडिशरी या डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो क्या पाकिस्तान में जमहूरियत जो है आपको नजर आ रहा है कि वो पावरफुल हो रही है, यानी जमहूरियत पावरफुल हो रही है या कमजोर हो रही है, और इसका फ्यूचर पे क्या इंप्लीकेशंस होंगे। अल्टीमेटली जमहूरियत कमजोर हो रही है, और वो पावर जो जमहूरी नहीं है वो अपनी पावर्स को बढ़ाती जा रही है, तो उसके पाकिस्तान की फ्यूचर के ऊपर खतरनाक असरात ही होंगे। ठीक है, तो ये May 9 और इसका ये पूरे का पूरा सिलसिला था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं।